विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। उसमें संविधान के भाग 20 में थे संविधान का संशोधन, भारतीय संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संविधान का भाग 20, एक ही आर्टिकल याद करना, आर्टिकल 368, वो कल मैं पढ़ा चुका हूं। आज हमने विभिन्न संविधान संशोधन जो किए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम प्रथम संविधान संशोधन 1951। कई बार तो इतना ही क्वेश्चन बनता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ। आंसर 1951 में हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 51 में ही क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, तो रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1951 सुप्रीम कोर्ट का मामला था एक, उससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी, यानी उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई उसको दूर करने के लिए पहला संविधान संशोधन 1951 पारित किया गया। आपको याद करना है, रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1951 सुप्रीम कोर्ट का मामला। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इसके द्वारा क्या क्या किया गया, मेन चीजें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए। भूमि विधियों को मतलब लैंड रिफॉर्म लाने थे, जमींदारी उन्मूलन करना था, बहुत सारे काम करने थे भाई। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यह था कि संपत्ति का अधिकार तब तक मूल अधिकार था। 1978 तक संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार बना रहा। क्या बना रहा? संपत्ति का राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। अब उस मूल अधिकार की वजह से दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी, तो अब क्या करें, तो फिर भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? और इसमें उल्लिखित कानूनों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा बोला। उन्होंने कहा कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहेगा, यानी संसद ने अगर कोई कानून बना दिया भूमि सुधार के संबंध में, तो अगर उसको 9वीं अनुसूची में रख दिया तो फिर वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाएगा, नॉन जस्टिसेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, साथ में इसी में 31 और 31 को जोड़ा गया, इसी पहले संविधान संशोधन से। इसी संविधान संशोधन से, पहले संविधान संशोधन से क्या किया गया कि स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मूल अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। क्या की गई? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो आप पढ़ते हो, प्रतिबंध, क्योंकि मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये नहीं कि मूल अधिकार में आपको वाक स्वतंत्रता दे दी तो आप कुछ भी बोल लो, है ना, गाली गलौज कर दो या कहीं पर भी खड़े होकर क्या करो, अपराध उद्दीपन करो या क्या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाओ, ठीक, या दंगा करवा दो, ये सब नहीं चलेगा। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। तो आर्टिकल 19 के खंड 2 में निर्बंधन में 3 नए आधार, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्य से मैत्री संबंध और अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करना, अपराध उद्दीपन, ये शब्द जोड़े गए। क्या किए गए? आर्टिकल 19(2) में निर्बंधन में 3 नए आधार, यानी लोक व्यवस्था, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करना। अब मैं आपको समझा दूं, पहले आप बेरक में जाइए, आर्टिकल 19 में जाइए। कहाँ जाइए? आर्टिकल 19 में जाइए पहले। तो आर्टिकल 19 जब आप पढ़ते हैं पूरा, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, तो फिर उसके बाद आपने 19(2) पे आना है। किस पे आना है? ठीक है, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी आपको, तो अब वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे? कुछ पहले से दे रखे थे, कुछ बाद में जोड़े गए। जैसे भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की प्रभुता और अखंडता, ये याद करने आपने, यूपीएससी का क्वेश्चन होता है कि किस किस आधार पर 19(1)(a) पर युक्त निर्बंधन लगते हैं। तो आधार याद करने, नंबर 1 भारत की प्रभुता और अखंडता, दूसरा याद करना आपने राज्य की सुरक्षा, तीसरा याद करना आपने विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, फिर याद करना आपने लोक व्यवस्था, फिर शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, फिर न्यायालय अवमानना या न्यायालय का अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर पढ़ना आपने मानहानि या अपराध उद्दीपन।
के संबंध में युक्त निर्बंधन लगेंगे आर्टिकल 19(1)(a) पर। तो समझ में आया? एक बार इंग्लिश में बता देता हूं मैं कि द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दरअसल इसको 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 से जोड़ा गया था ये शब्द। कौन सा? द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्रभुता और अखंडता। फिर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फिर फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, फिर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध उद्दीपन जिसको बोलते हैं। तो इनके आधार पर युक्त निर्बंधन लगाए गए। ये क्वेश्चन आपका आईएएस में बन चुका है, असिस्टेंट कमांडेंट में बन चुका है, सीडीएस में बन चुका है, जगह जगह यूपीएससी क्या करता है, बार बार 19(1)(a) पर खासकर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं वो पूछता है। तो हमने जो पहला संविधान संशोधन किया उसमें लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करना, यानी अपराध उद्दीपन, ये 3 शब्द क्या किए हमने, जोड़े। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बाकी द्वितीय संविधान संशोधन भी 1952 में हुआ, कुछ खास नहीं। तृतीय संविधान संशोधन समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि में संशोधन किया गया। खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा और कच्चा कपास आदि विषयों को रखा गया। इसमें तृतीय संविधान संशोधन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे बता दूंगा मैं आपको कि कौन कौन सा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद चौथा संविधान संशोधन, ये बेला बनर्जी के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई उसको दूर करने के लिए पास किया गया था। व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं करेगा, ऐसा बोला गया। बेला बनर्जी याद रखना आपने, 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955। क्यों लाया गया चौथा संविधान संशोधन? बेला बनर्जी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी, उसको दूर करने के लिए संसद ने क्या किया, चौथा संविधान संशोधन 1955 पारित किया। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। समझ में आ गया? ठीक। फिर पांचवा संविधान संशोधन 1955, आर्टिकल 3 में संशोधन करके राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधेयकों पर राज्यों द्वारा अनुसमर्थन करने की अवधि नियत करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। यदि निर्धारित अवधि के भीतर राज्य अपनी राय व्यक्त नहीं करते हैं तो विधेयक को संसद द्वारा पारित मान लिए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, कुछ खास नहीं। छठा संविधान संशोधन 1956, इस संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 92 क को जोड़कर केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके लिए अनुच्छेद 269 और 286 में कुछ परिवर्तन किए गए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने कहा पूछा जा सकता है यहाँ से, 1-2 बार क्वेश्चन बने हैं कि अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति इसको, भाई संघ सूची में प्रविष्टि संख्या नंबर जो पड़े होते हैं तो प्रविष्टि संख्या 92 क 92 क पे अगर आप जाएंगे तो केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई। पूछेगा किस संविधान संशोधन से? आंसर 6वें संविधान संशोधन से। इसके साथ आपको आर्टिकल 269 और 286 भी पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? 7वां सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 7वां संविधान संशोधन, अभी तक जितने हमने पढ़े पहले के बाद 7वां इंपॉर्टेंट है। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों में किया गया। 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। ठीक है, इनके अनुरूप केंद्र और राज्यों की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। आर्टिकल 230, 231 में संशोधन करके उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का बंद किया गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा, एक तो 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश, या पूछेगा कि भाषाई आधार पर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था
उसको कार्यान्वित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लागू किया गया, कौन सा संविधान संशोधन किया गया, सॉरी, आंसर 7वां संविधान संशोधन 1956। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ये किससे किया गया, ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से ये प्रावधान किया गया। क्लियर हो गया। ठीक है। 8वां संविधान संशोधन 1960, 334 में संशोधन करके विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया। कुछ खास नहीं है। 9वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। यह संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा बेरुबारी, किस मामले में, बेरुबारी के मामले में दिए गए परामर्श को लागू करने के लिए पारित किया गया। उक्त मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि भारत भूमि को किसी विदेशी राज्य के अध्यर्पण के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है, अतः प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुबारी, खुलना आदि क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया। बेरुबारी जगह का नाम है, एक मामला आया था। इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम कोई भूभाग किसी दूसरे देश को देना है, पड़ोसी देश को, या पड़ोसी देश से लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, संविधान संशोधन करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? तो ये 9वें संविधान संशोधन 1960 में बेरुबारी के मामले में क्या, बेरुबारी के मामले में क्या कहा था उच्चतम न्यायालय ने, अभी निर्धारित किया था कि भारत भूमि को के किसी विदेशी राज्य के अध्यर्पण के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। इसीलिए आपने लास्ट में भी अभी सुना होगा, जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो शुरू में उन्होंने क्या किया, पड़ोसियों के साथ थोड़ा संबंध सुधारने के लिए एनक्लेव दिए। 100वां संविधान संशोधन किया 2015 में। ये संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा? क्योंकि 111 एनक्लेव जो थे वो बांग्लादेश को देने थे। क्या देने थे? और 51 एनक्लेव भारत में लेने थे। भूमि विवाद होता है ना, जैसे कुछ हमारा क्षेत्र बांग्लादेश के पास था, कुछ बांग्लादेश का क्षेत्र हमारे पास था। 111 एनक्लेव हमने बांग्लादेश को दे दिए। हमने कहा भाई पड़ोसियों के साथ सबसे पहले जो समस्या होती है वो क्या होती है, भूमि संबंधी होती है। ठीक है। मोदी सरकार ने क्या किया कि 100वां संविधान संशोधन 2015 किया। क्या किया? 111 एनक्लेव किसको दिए? बांग्लादेश को, और 51 एनक्लेव भारत में क्या हुए, मध्य रात्रि में हस्तांतरित कर दिए गए। किस संविधान संशोधन से? तो लेकिन ये कहा किसने था कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा? ये 9वें संविधान संशोधन 1960 से पहले बेरुबारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित कर दिया था कि भारत की कोई भी भूभाग अगर विदेशी राज्य को अध्यर्पण करना है उसके लिए संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? 10वां संविधान संशोधन 1961, भूतपूर्व पुर्तगाली दादर नागर हवेली पुर्तगाली क्षेत्रों दादर नागर हवेली को भारत में शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत इस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के विनियम बनाने की शक्ति तथा उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए आर्टिकल 240 और पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। अब छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा हो कि दादर नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया किस संविधान संशोधन से? आंसर 10वें संविधान संशोधन से। क्लियर हो गया? फिर 11वां संविधान संशोधन 1961 हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 71 में खंड 4 को जोड़कर यह उपबंधित किया गया कि निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह संशोधन डॉक्टर खरे के मामले के पश्चात पारित किया गया। ये समझा देता हूं मैं। आपको पता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एक क्या होता है, निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। हालांकि 1961 तक दिल्ली और पुदुचेरी भाग नहीं लेता था राष्ट्रपति के इलेक्शन में, पर फिर भी मैं अभी का वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं। तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, उसके निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? भाग लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। मगर उस समय एक समस्या आई, डॉक्टर खरे का मामला था, उसमें एक समस्या ये आई कि क्या हुआ, माना लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से कुछ सदस्यों की मृत्यु हो गई, माना, या राज्यसभा के सदस्यों में कुछ सदस्यों की मृत्यु हो गई, या माना कि कई राज्यों में माना राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। अब इस आधार पर चुनौती दी गई कि भाई 5 राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, वहां पर तो विधानसभाएं है ही नहीं,
तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तो पूरा हो ही नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा? तो फिर वोट कैसे करवाएं राष्ट्रपति के लिए, इलेक्शन कैसे कराएं? ये इलेक्शन वैलिड है या इनवैलिड है, वैध है या अवैध है? तो तब बोला गया 11वें संविधान संशोधन 1961 में आर्टिकल 71 में खंड 4 को जोड़ा गया, बोला निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर, किसके आधार पर? रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ में आया? राष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ में आ गया? अब इंतजार थोड़े करेंगे भाई, संविधान में साफ साफ लिखा हुआ कि अगले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव उनके कार्यकाल से पूरा होने से पहले पहले हो जाना चाहिए। अब पता चला बाई इलेक्शन पता नहीं कब होंगे, कब उन सांसदों को भरेंगे, कब राष्ट्रपति शासन खत्म होगा कुछ राज्यों में। तो ऐसा इंतजार नहीं करेंगे। जहां एक बार अधिसूचना जारी हो गई राष्ट्रपति के इलेक्शन की, उसके बाद वो रुकता नहीं है, चाहे क्या हो जाए, 543 में से 500 ही सांसद रह जाए खाली, तब ये नहीं बोलेंगे हमें कि 43 निर्वाचित सदस्य क्या नहीं है, मौजूद नहीं है। समझ में आ गया? ठीक। 12वां संविधान संशोधन, प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन एंड दीव और भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 12वें संविधान संशोधन से 1962 से क्या किया गया? प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन एंड दीव को भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। अब देखो ना, आपको पता है कि गोवा को खाली कराया था कब? 1961 में। कब कराया था? 1510 में आ गए थे पुर्तगाली, गोवा पर कब्जा कर लिया था, बीजापुर की आदिलशाही से छीन लिया था उन्होंने गोवा, और 1961 में उनको भगाया। किनको? 1962 में 12वां संविधान संशोधन किया गया, गोवा हो गया, दमन एंड दीव हुआ, उसको भारत के संघ शासित क्षेत्र में शामिल किया गया। और हम लोगों ने बचपन में यूनियन टेरिटरी पढ़ा है उसको, किसको? गोवा को। बाद में क्या हुआ कि 56वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? तब बना वो राज्य। किससे? 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 से गोवा को दमन एंड दीव से अलग करके राज्य का दर्जा प्रदान किया। तो दो तो आपने याद करने 36 सिक्किम, 56 गोवा। 36 से सिक्किम राज्य बना संविधान संशोधन से, और 56 में से कौन बना? गोवा राज्य का दर्जा मिला। क्लियर हो गया कि नहीं? 36 56 तो याद रहेगा। 36 के साथ उसे 35 भी याद करना पड़ता है। 35 सहराज्य, 35 सिक्किम सहराज्य, 36 पूर्ण राज्य सिक्किम, 56 गोवा पूर्ण राज्य, है ना? ऐसे याद करना पड़ता है। तो ठीक है जी, संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल। 13वां संविधान संशोधन 371A 371A जोड़ा गया और नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान करके उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। 371A जोड़ा गया, नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान करके उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। मैंने आपको बताया था, एक तो आपने क्या करना है कि बेयर एक्ट में फिर दोबारा 371 पे जाइए। 371 पे पहुंच गए? अरे भाई पहुंचे 371। तो 371 में पूरा डिटेल पढ़ना है आपने। क्या पढ़ना है? ABCD सब पढ़ना है। हाँ जी, क्रम पढ़ना है आपने। क्या करना है? 371 पे जब हम जाते हैं, यूपीएससी बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। 371 खाली उसके डायरेक्ट के स्टार्टिंग में आ जाइए ना, जहाँ पे सिर्फ आर्टिकल दे रखे, तो इनको क्रम पढ़ना है आपने। 371 में सबसे पहले महाराष्ट्र गुजरात पढ़ते हैं हम, जो कि आर्टिकल में ऑलरेडी था। 371 का में हमें नागालैंड पढ़ना है, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 खा में हमने पढ़ना असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। फिर हमने पढ़ना मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। फिर पढ़ना है आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ये क्रम याद रखना है आपने। क्या याद रखना है?
यानी ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में असम आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ई में फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, जी में मिजोरम, है ना, और एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा, जे में कर्नाटका, जे में कर्नाटका। अब के और आई जे के एल, के और एल की जरूरत है, दरअसल किसकी जरूरत है, अभी है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी है नहीं, लेकिन आपने देखा होगा लद्दाख में वो एक मूवी बनी थी ना, 3 इडियट, कौन थे उसमें, सोनम वांगचुक, वो बैठे थे भूख हड़ताल पर, क्या मांग रहे थे, वो यही तो बोल रहे थे 371 में विशेष उपबंध दीजिए हमें, और उत्तराखंड को भी चाहिए, मांगना चाहिए 371 क्या, ठीक है, जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं उस हिसाब से 371 मांगना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 आर्टिकल की 2 और बढ़ाने की आवश्यकता है, एक लद्दाख के लिए और एक इसके लिए उत्तराखंड के लिए। क्लियर हो गया, चलिए जी, तो कहां तक पहुंचे हम लोग, तो 371 ए में नागालैंड आ गया, कौन आया, नागालैंड। 14वां संविधान संशोधन 1962, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया, और आर्टिकल 239 का जोड़कर संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्री परिषद बनाने का संसद को अधिकार दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है पुदुचेरी हो गया, चंद्रनगर हो गया, यनम हो गया, माहे हो गया, करैकाल हो गया, ये फ्रांसीसी बस्तियां थी, क्या थी, जैसे गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, वहां पर पुर्तगाली थे, देश आजाद हो गया, वो भाग ही नहीं रहे थे, भगाना पड़ा उनको। ऐसे ही यहाँ पर फ्रांसीसी थे, फिर फ्रांस की देश के साथ एक समझौता करना पड़ा हमें, फिर उन्हें बोला गया भी जाओ, क्या ये हमारा भूभाग है, अब यहाँ से क्या करो, जाइए आप। तो फिर क्या हुआ कि 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962, ये याद करना है आपने, पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी बोलते थे पहले, अब उसको पुदुचेरी बोलते हैं, पौंडीचेरी को संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया, आर्टिकल 239 का जोड़कर, क्या जोड़कर, 239 का जोड़कर संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्री परिषद बनाने का संसद को अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, ठीक है। फिर 15वां संविधान संशोधन 1963 भाई, पंद्रहवां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, कुछ खास नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। 224 को जोड़कर उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए। बोला कि भाई अगर बर्डन आता है न्यायपालिका पर, तो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं वो क्या अवकाश प्राप्त जो है वो वापस आकर काम कर सकते हैं, ठीक है, उनको उनके हिसाब से क्या मिलेगा, वेतन वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। और बोला गया कि 226 एक क को जोड़ा गया, बोला कि उच्च न्यायालय किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध निर्देश या रिट जारी कर सकता है, भले ही ऐसे व्यक्ति उसके क्षेत्राधिकार में ना हो। क्या हो, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 226 में एक नया खंड जोड़ा गया, एक क, किस संविधान संशोधन से, 15वें संविधान संशोधन 1963 से। यह बोला गया कि उच्च न्यायालय किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध निर्देश या रिट जारी कर सकता है, भले ही ऐसे व्यक्ति उसके क्षेत्राधिकार में ना हो। क्लियर हो गया। फिर 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, आर्टिकल 19 के खंड 2, 3, 4 में भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, मैंने बताया था आपको 19(1)(a) पढ़ते हैं, फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में पहला ही शब्द जो है वो क्या है, भारत की प्रभुता और अखंडता। तो ये 16वें संविधान संशोधन 1963 से जोड़ा गया। इससे जोड़ा गया है ना। और जब तीसरी अनुसूची में जब ओथ एंड अफर्मेशन पढ़ते हैं हम, तो वहां पर भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा शब्दों को जोड़ा गया। भाई कई लोगों की ओथ है, अब सांसद ओथ लेता है तो उसमें ये बोलना पड़ता है उसको कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, ठीक है, शपथ लेनी पड़ती है।
और जितने भी शपथ हैं वो कहाँ दे रखी हैं, अनुसूची 3 में दे रखी है, 3rd शेड्यूल में, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, तो 16वें संविधान संशोधन 1963 तीसरी अनुसूची में कुछ परिवर्तन किया गया। जो शपथ होती है उसमें भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा शब्दों को जोड़ा गया। उसके बाद 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 होता है, 31 क और 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य केरल और मद्रास राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966, आर्टिकल 3 में स्पष्टीकरण जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं। राज्य शब्द के अंतर्गत क्या आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र भी। आर्टिकल 3 पढ़ते हैं ना, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एलोकेशंस पढ़ते हो, है ना। नए राज्य का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन से संबंधित जो आर्टिकल है उसमें बोला गया कि जब हम राज्य बोल रहे हैं तो इसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं। अतः संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का गठन कर सकती है। क्या कर सकती है, संघ राज्य क्षेत्र का भी गठन कर सकती है, आर्टिकल 3 से। पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए 18वें संविधान संशोधन से क्या किया गया कि जहां पंजाबी बोली जाती थी उसको पंजाब, और जहां हिंदी बोली जाती थी उसको हरियाणा, और एक जो पर्वतीय क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश, फिर बाद में चंडीगढ़। मतलब ये 18वां संविधान संशोधन 1966 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पंजाब के टुकड़े किए गए, पेप्सू के टुकड़े किए गए। जहां पर पंजाबी बोली जाती थी वहां पर वो पंजाब बना, जहां पर हिंदी बोली जाती थी वो हरियाणा बना। ये तो राज्य बन गए, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य। हिमाचल प्रदेश जो पर्वतीय क्षेत्र था उसको यूनियन टेरिटरी बनाया इन्होंने। क्या बनाया, और चंडीगढ़ भी जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी। क्या बनी, और साथ में चंडीगढ़ को राजधानी बना दिया किसका, पंजाब हरियाणा की। समझ में आया। तो हिमाचल का जो नेतृत्व था ना वो बड़ा समझदार था, उत्तराखंड की तरह नहीं था कि अभी दो आज दो उत्तराखंड राज दो। ठीक है, अभी दो आज दो उत्तराखंड राज दो, लेकिन उत्तराखंड सीधे राज्य नहीं बनाना चाहिए था। पहले क्या करना चाहिए था, यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए था उसको। जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता उसके बाद उसको राज्य का दर्जा दिया जाना था। यूनियन टेरिटरी बनने से क्या होता, केंद्र से जो पैसा आता उससे उसका एक तरह से निर्माण होता। पहले क्या होता, क्या होता भाई, क्या होता, मतलब केंद्र के धन से पोषित होता है पहले राज्य। अब आपने सीधे राज्य बना दिया। राज्य बनाकर क्या होता है कि अपने संसाधन खुद ही जुटाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, तो हिमाचल का सही हुआ कि 1966 में वो क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। कई सालों तक यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जब उनको लगा वहां के नेतृत्व को अब राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए तो अब तब राज्य बना। क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन यहां तो 70 लोगों का रोजगार का सवाल था ना, 70 लोगों के रोजगार का सवाल था, इसलिए तुरंत क्या कर दिया गया, बरगला दिया गया यहाँ की जनता को, नहीं राज्य ही लेंगे हम। तो क्या लेंगे, सीधे राज्य लेंगे कि चलो क्या कर सकते हैं। अतीत में जाकर उन गलतियों को सही नहीं किया जा सकता, है ना। पर्वतीय क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो मैंने अभी आपको बताया 18वां संविधान संशोधन, ठीक है। 19वां संविधान संशोधन 1966, 19वां, ये आर्टिकल 324 में संशोधन किया गया। चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन करते हुए निर्वाचन संबंधी न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति का अंत कर दिया गया और संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को दे दी गई। किसको दे दी गई, उन्होंने कहा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स नहीं करेंगे काम, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट काम करेगा अगर निर्वाचन संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं तो। ठीक है भाई, विधानमंडलों के सदस्यों के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाने की शक्ति उच्च न्यायालय को दे दी गई और जिसमें अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है। 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966, 233 क जोड़कर अनियमितताओं के आधार पर नियुक्त कुल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की वैधता प्रदान की गई। कुछ खास नहीं है, चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का मामला था। फिर 21वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिंधी को जोड़ा जाता है इसमें। क्या, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तो उस समय 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। कितनी थी, मान्यता प्राप्त जो भाषाएं थी 14 थी, वर्तमान में 22 है। लेकिन जो 15वीं भाषा आई वो कौन आई, सिंधी आई। और बोला गया कि यार सिंध तो पाकिस्तान में है,
कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, आप यहाँ सिंधी भाषा को क्यों जोड़ रहे हो? बोला गया भाई पाकिस्तान जब गदर हुई तो सिंध के बहुत सारे जो लोग थे वो कहाँ आए? भारत में आए, रिफ्यूजी कैंपों में रहे, बहुत बड़ी संख्या में है सिंधी लोग, ठीक है। तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सिंधी को भी क्या किया गया? मान्यता दी गई। बिना सिंध के हिंद नहीं, वैसे भी क्या नहीं, बिना सिंध के हिंद नहीं, है ना। करो, प्रयास करो सिंध को क्या करने का। सिंध को हिंद में मिलाने का, है ना। हाँ जी, नहीं, बलूचिस्तान वाला भी आएगा, सिंध वाला भी आएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो आने ही वाला है, अक्साई चीन भी आएगा ही आएगा, है ना। वहां के लोग खुद चाह रहे हैं, सिंध के लोग। चलो जी, फिर आगे आपका 22वां संविधान संशोधन 1969 भाई, कौन सा? असम से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, मेघालय। मेघों का आलय, गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियां, गारो खासी जैंतिया जनजाति, है ना, मेघालय। और सिर्फ एक ही राज्य को स्पर्श करता है मेघालय, ऊपर से असम, मतलब किसी दूसरे भारतीय राज्य को स्पर्श नहीं करता है, सिर्फ किसको करता है? असम को ही करता है। नीचे से बांग्लादेश है, वो एक अलग देश है। पर अगर बोलेगा कि मेघालय कितने भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है, आंसर एक राज्य को। ये केबीसी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे एस्पिरेंट से प्रश्न पूछा, एक बालक से प्रश्न पूछा जो कि आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो शायद मुझे लगता है कि उसका सही जवाब दिया था उसने, एक ही को। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि गारो खासी जयंतिया क्या क्या है, उसने कहा जनजातियां हैं, और केबीसी के कंप्यूटर ने आंसर दिया कि पहाड़ियां हैं। तो भाई पहाड़ियां भी हैं, जनजातियां भी हैं, और उस बालक को बाहर कर दिया गया, तो गलत बाहर किया गया। पहाड़ियों का नाम भी गारो खासी जयंतिया है, जनजातियों का नाम भी क्या है? गारो खासी जयंतिया है, ठीक है। खासी विद्रोह सुना है ना आपने? गारो खासी जयंतिया में खासी विद्रोह हुआ एक बड़ा भयंकर अंग्रेजों के समय में, जिसका नेता था कौन? तीरथ सिंह। कौन था? तीरथ सिंह। चलो जी, फिर उसके बाद 23वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक। तो वही आरक्षण को फिर दोबारा बढ़ा दिया गया, एससी एसटी एंग्लो इंडियंस का, कुछ खास नहीं। 24वां संविधान संशोधन फिर इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा? 24वां संविधान संशोधन 1971। यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए पारित किया गया था। भैया गोलकनाथ का मामला ऐसा मामला है जिसने क्या कर दिया? संसद के होश उड़ा दिए विधायिका के। क्या कहा था गोलकनाथ ने? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ जी, क्या कहा? पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ा रखा पूरा, बताइए। 11 सदस्यीय खंडपीठ 11 सदस्यीय पीठ बैठी थी। मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बा राव थे। 6-5 के बहुमत से शंकरी प्रसाद बनाम सज्जन सिंह के विनिश्चय को पलटते हुए धारित किया था कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? ऐसा हुआ ना, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में कहा हाँ जी है, शक्ति है संसद को, ठीक है जी, ठीक है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में भी कहा गया कि हाँ जी है, भाग 3 में संसद क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में बोल दिया कि नहीं कर सकती। विधायिका के होश उड़ गए, संसद के होश उड़ गए। संसद ने कहा ऐसे कैसे बोल दिया कि नहीं कर सकते? तो यहाँ पे विधायिका और न्यायपालिका का टकराव देखा जाता है। तो क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, इसलिए उसने 24वां संविधान संशोधन किया। क्या किया? 24वां संविधान संशोधन किया, ठीक। और उसने क्या किया कि इस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों सहित, यानी भाग 3, मूल अधिकार मतलब मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में संशोधन कर दिया। आर्टिकल 368 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल हैं, और अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगी। क्या नहीं होगी?
क्योंकि इसके लिए मैंने कहा आपको फिर दोबारा सुनना पड़ेगा आर्टिकल, जब मैं मूल अधिकार शुरू करा रहा हूं तो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो, न्यून करती हो, छीनती हो, और अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों को कम करती है, न्यून करती है या छीनती है। इतना क्लियर हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल है। अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगी। आर्टिकल 13 में एक नया खंड जोड़ा गया, खंड 4, और यह स्पष्ट कर दिया गया कि आर्टिकल 13 के अर्थ के अंतर्गत आर्टिकल 368 के अधीन बनाई संविधान संशोधन विधि नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम को विधि मान्य घोषित किया। फिर आता है भाई 25वां संविधान संशोधन। कौन सा? ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। तब आपको पता 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का, बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ना 1969 में। तो फिर क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया होगा और कठिनाइयां उत्पन्न हो गई, तो उसने क्या किया, संशोधन किया, 25वां संविधान संशोधन 1971। इसमें आर्टिकल 31(2) में प्रतिकर के स्थान पर धनराशि शब्द रखा गया। पहले प्रतिकर था, अब उसकी जगह पर क्या लिख दिया, धनराशि। एक नया अनुच्छेद 31 गौ जोड़कर प्रावधानित किया गया कि अनुच्छेद 39 के खंड ख और गौ में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की विधि मान्यता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों से संगत है, ये उसे कम करती है, छीनती है। मैंने आपको बताया था एक बार जब मैं डीपीएसपी पढ़ा रहा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो मैंने कहा था कि एक समय ऐसा भी आया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई। क्या दी गई? वरीयता दी गई। तो वो वरीयता क्या थी? यही तो थी आर्टिकल 39 के आर्टिकल 31 गौ। क्या था? आर्टिकल 31 गौ में ये लिखा, इन्होंने, संसद ने ये पारित किया कि अगर आर्टिकल 39 के खंड ख और खंड ग, अब आर्टिकल 39 खंड ख और खंड ग क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य का। आर्टिकल 39 ख और ग क्या बोलता है? बताओ। आर्टिकल 39 ख बोलता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। और आर्टिकल 39 ग बोलता है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। यही तो बोलता है, that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। यही बोला गया था। तो भाई ये दो आर्टिकल जरूरी थे क्या करने? इंप्लीमेंट करने। क्या करने? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या है? ऐसे निर्देशक तत्व जो कि बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्य को क्या करना है कि जब विधि का निर्माण करना है या नीतियों का निर्माण करना है तो इनको पढ़कर करना है। किनको? डीपीएसपी को पढ़कर करना है। तो ये बोला कि आर्टिकल 39 के खंड ख और ग में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए जब विधि का निर्माण करेगी कौन? संसद, तो उसकी विधि मान्यता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि उसने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन किया है या उससे असंगत है या उन्हें कम करती है, छीनती है। इनके कहने का मतलब यह था कि अगर हम आर्टिकल 39 ख और 39 ग पर कोई विधि बना रहे हैं और उस विधि के बनने से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 प्रभावित हो रहा है तो चलेगा। क्या होगा? कौन बोल रहा है? ये आर्टिकल 31 ग बोल रहा है। कि कौन बोल रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तभी तो बाद में फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दिया। उन्होंने कहा भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनी जगह पे हैं, मूल अधिकार अपनी जगह पे हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। किसी को किसी के ऊपर वरीयता नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती? ये जो संशोधन है 25वां संविधान संशोधन 1971,
ये सीधे सीधे 31 गौ को जोड़कर क्या कर रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को वरीयता दे रहा है। किस पर? भाग 3 पर, मूल अधिकारों पर। समझ में आया? तो इसको तो फिर भी मान लिया गया, इसको तो एक बार के लिए बोला गया चलो ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेंद्रण ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ ही हाथों में संकेंद्रित हो जाए धन, कुछ लोग धनाढ्य हो जाए और कुछ लोग क्या हो जाए, गरीब हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए। ठीक है, क्या होगा फिर? क्रांति होती फिर फ्रांस जैसी। समझ में आ गया इतना? अच्छा जी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने इस संशोधन के कुछ भाग को अवैध घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? लेकिन आगे चलकर दिक्कत तब आएगी जब यह बोला जाएगा कि सारे निदेशक तत्वों को सारे मूल अधिकारों पर वरीयता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? 14 और 19 तक चल जाएगा, लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे आप। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ प्रिवी पर्स के मामले में आपको पता है कि इंदिरा गांधी के समय में प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए गए थे। राजे रजवाड़ों के विशेष कुछ धन वन मिलता था ना, इनको अधिकार थे, वो सब खत्म कर दिए गए थे। तो दरअसल क्या हुआ था कि एक इंदिरा गांधी जी के समय में ऑर्डिनेंस लाए राष्ट्रपति, उसमें बोला गया कि जितने भी राजा रजवाड़े हैं सबके प्रिवी पर्स क्या समाप्त। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वो असंवैधानिक है। क्या है? तो वो कठिनाई उत्पन्न हो गई, यार असंवैधानिक बता दिया, तो फिर उसको दूर करने के लिए आर्टिकल 291 और 362 को निकाल दिया गया, इस विषय से संबंधित थे, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 363 का जोड़कर भूतपूर्व राजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ये इंदिरा गांधी आयरन लेडी के समय का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, शुरू में तो भाई पटेल जी के समय में रजवाड़ों को मिलाया गया, बोला गया यार तुम्हारे विशेषाधिकार बने रहेंगे, लेकिन कब तक बने रहेंगे? लोकतंत्र के अंदर ऐसा थोड़े चलता है, एक ना एक दिन क्या करना पड़ता है, एक ना एक दिन समानता लानी पड़ती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना। फिर 27वां संविधान संशोधन 1971 भाई, इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया, और इसके लिए दो नए आर्टिकल जोड़े गए, 239 ख और 371 ग। 371 ग। ठीक है, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश क्या बने? यूनियन टेरिटरी बने। पहले क्या बने? यूनियन टेरिटरी बने। किस संविधान संशोधन से? 28वें संविधान संशोधन से। 29वें संविधान संशोधन 1972 या केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की नवी अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। 30वां संविधान संशोधन 1972, इसके द्वारा संविधान में 133 में संशोधन किया गया आर्टिकल 133 में। किसमें? कुछ खास नहीं। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, 7वां और 31वां तो एक साथ पढ़ना है आपने वैसे भी। इसमें क्या किया गया? संविधान के आर्टिकल 81 में संशोधन किया गया। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, 81 में संशोधन किया गया। लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। क्या कर दी गई? 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फिर 32वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, आर्टिकल 371 में संशोधन किया गया। इसमें डी जोड़ा गया, ई जोड़ा गया। डी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान करता है, और सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न पूछा गया वो 371 डी से ही पूछा गया है। किससे? आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने वाला आर्टिकल कौन सा है? 371 डी। और फिर 371 ई में संसद को केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या किया गया? केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। फिर आता 33वां संविधान संशोधन 1974, 101 और 190 में संशोधन किया गया।
कुछ खास नहीं। 34वां संविधान संशोधन 1974 भूमि सुधार से संबंधित था। 35वां संविधान, फिर 35वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 से सिक्किम को क्या संरक्षित राज्य का दर्जा, संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके सहराज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? चोग्याल डायनेस्टी थी वहां पर, चोग्याल डायनेस्टी संरक्षित राज्य था हमारा, हम सब देखते थे सिक्किम का, लेकिन हमने उसको सहराज्य का दर्जा दिया। आर्टिकल 2 का जोड़ना पड़ा इसके लिए हमें संविधान में। क्या जोड़ना पड़ा? 2 को जोड़कर सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सहराज्य का दर्जा दिया गया, भारत में शामिल किया गया। और तुरंत 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 करके उसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए 22वें राज्य के रूप में, 22वां भी याद रखना है आपने, सिक्किम कौन सा राज्य था? कौन सा? 22वां राज्य था के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया। और 371 चौ में, 371 एफ में, चेक करना, एफ में उसको विशेष प्रावधान किया गया। उसके लिए क्या किया गया? विशेष प्रावधान किया गया। इतना क्लियर हो गया? क्या क्या याद करना है? 35वां, 36वां, सन भी याद करना है आपने, 74, 75। 35 में से सहराज्य का दर्जा दिया गया, 36 में से उसको राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। 22वां राज्य है, ये भी याद करना है। और आर्टिकल 371 एफ में उसको स्थान दिया गया, बोला गया कि आपको विशेष प्रावधान दिए जाते हैं, ठीक है, उसके संबंध में। 37वां संविधान संशोधन 1975, आर्टिकल 239 कॉड 240 में संशोधन करके अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया। क्या किया गया? पहले अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश राज्य बन गया। नेफा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा पुराना नाम है अरुणाचल प्रदेश का। उगते हुए सूरज का राज्य भी है, पहली किरण सूरज की हमारे अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, इसीलिए अरुण, अरुण मीन्स सूर्य की पहली किरण जहां पर पड़ती है, अरुणाचल, अरुणाचल, ठीक है। तो 240 में संशोधन किया गया, अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। 38वां संविधान संशोधन भाई, 352 के अधीन आपात स्थिति की घोषणा करने में राष्ट्रपति के समाधान के प्रश्न को अवाद योग्य, नॉन जस्टिसिएबल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इंदिरा जी का समय था, है ना। साथ में 352 में 2 नए खंड जोड़े गए, 4 और 5, अनुच्छेद 356 खंड 5 और आर्टिकल 359 में खंड क, और 360 में खंड 5 जोड़ा गया। इस संशोधन द्वारा आर्टिकल 123, 213, 123 मतलब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 213 मतलब राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 239 ख में संशोधन करके राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपालों द्वारा अध्यादेश जारी करने के मामले में उनके समाधान के प्रश्न को न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। अब आता है 39वां संविधान संशोधन 1975। इस संशोधन द्वारा यह बंद किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। पता है ना, इलाहाबाद कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें पता था कि सरकार क्या होने वाली है, गिरने वाली है, तो बोला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ऐसे विवादों की सुनवाई संसद की विधि द्वारा स्थापित एक जन समिति यानी फोरम द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामलों का सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान पूर्ववत कर दिया गया। जो गलतियां यहां पर की इंदिरा सरकार में, 39वां संविधान संशोधन या जो भी हुए, ये जो गलतियां थी उनको 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया? सुधारा गया। क्योंकि अभी आप 42वां संविधान जब पढ़ेंगे संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पूरा संविधान ही बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो जो गलतियां थी उनको 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया? सुधारा गया। क्लियर हो गया? फिर 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके द्वारा 297 में संशोधन करके संसद को समय समय पर विधान बनाकर भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड यानी टेरिटोरियल वाटर्स
ज्योग्राफी में पढ़ते हैं 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, ये पढ़ते हैं ना। तो टेरिटोरियल वाटर्स, महाद्वीपीय मग्न तट, समुद्र के नीचे की सब भूमियों यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स और आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिक जोन्स की सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान किए गए। इससे पूर्व राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड आदि की सीमाओं का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा द्वारा किया जाता था। पहले राष्ट्रपति करते थे, अब किसको मिल गया अधिकार? संसद को मिल गया। क्लियर हो गया। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इस संशोधन द्वारा संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के विकास की दृष्टि से संशोधन किया गया। इसके द्वारा आर्टिकल 316 में संशोधन करके लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। क्लियर हो गया। टाइम बताइए। अब इसके बाद में 42वां 44वां जो अति महत्वपूर्ण है वो अगले लेक्चर में बताऊं, ठीक है।